नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एनसीईआरटी के तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए हम भूगोल के अध्याय 6 में पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ये कक्षा 6 का पाठ्यक्रम है और इस 6 के पाठ्यक्रम में अध्याय 6 है भूगोल का। देखते हैं इस चैप्टर में पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं और स्थल मंडलों के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है और पृथ्वी के अंदर लगातार गति चलती रहती है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। देखिए, ये पर्वत, पठार, झीलें, नदियाँ, मैदान, नदी, पर्वत श्रृंखला, घाटियाँ, ये सब चीज़ें जो हैं वो किसके कारण होती हैं? पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण। जो अभी हमने जैसा पढ़ा कि पृथ्वी के अंदर लगातार प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और इन आंतरिक प्रक्रिया और प्राथमिक प्रक्रियाओं के कारण ही ये सब चीज़ें बनती हैं। समुद्र, प्रायद्वीप, नदी मुहाने, डेल्टा, वितरिकाएँ, मैदान, स्थल संधि, तट, जल संधि, द्वीप, पहाड़ियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ, घाटियाँ, ये सब चीज़ें हम कहाँ से देखते हैं? पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया के कारण होता है। क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। और 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं जो आप जानते हो, जो 8000 से ऊपर हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आइए जानते हैं आगे दूसरी या बाह्य प्रक्रिया। दूसरी और बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहुत बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आओ कुछ करके सीखें। पर्वत बनाना। आपको बहुत मात्रा में कागज चाहिए। कागजों को मेज पर रखिए। कागजों को अपने हाथों में दोनों तरफ से दबाइए। कागजों के कागजों में मोड़ पड़ जाएंगे और वे एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उठ जाएंगे। इस प्रकार आपने एक पर्वत बना लिया। देखिए, इस तरीके से बच्ची ने बनाया हुआ है, तो ये एक प्रकार का क्या बना लिया उसने? पर्वत। अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि जो 8000 से ऊपर ऊंचाई के जो हैं उन पर्वतों के नाम बताइए, तो मैंने आपको दो नाम दिए थे, एक माउंट एवरेस्ट और दूसरा कंचनजंगा K2। इन दोनों की ऊंचाइयों के नाम जो दिए थे, उनकी ऊंचाई कितनी है वो मैंने आपसे पूछा था। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे सुनते हैं तो। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है और पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पर्वत क्या होता है? पृथ्वी की सतह का ऊपरी भाग होता है, जो प्राकृतिक ऊंचाई जिसको कह सकते हैं। पर्वत का शिखर छोटा होता है और आधार क्या होते हैं? जो चौड़े होते हैं। मतलब जो नीचे का बेस है, मान लीजिए हम अगर देखें शिखर, देखिए पर्वत का क्या होता है, जैसे ये पर्वत है तो इसका जो शिखर है वो क्या है? छोटा है और इसका जो आधार है वो क्या है? चौड़ा है। तो जो शिखर नुमा स्थलाकृतियां बनती हैं वो क्या होती हैं? उसमें पर्वत का ऊपरी हिस्सा शिखर कहलाता है और नीचे का आधार वो जो कि चौड़ा होता है। ये आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है और कुछ पहाड़ जो है वो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। अब बादल हमारे को कहाँ मिलते हैं? समताप मंडल पर। समताप मंडल के बाद क्या होता है? अपने सबसे नीचे का होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, है ना? थोड़ा सा गलत कर दी मैंने। जो बादल जो है वो कहाँ पर मिलते हैं? क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल के बाद फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल और फिर वायुमंडल। और इस तरीके से जो पूरा सेक्शन अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु क्या होती जाती है, ठंडी होती जाती है। तो हम अगर नीचे से ऊपर की तरफ अगर बढ़ें तो हम क्या होता है, जितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर कुछ 1 डिग्री टेम्परेचर शायद कम होता है, क्लियर नहीं हूँ, इसको मैं और देखकर बताऊंगा, बट मुझे जहाँ तक थोड़ा सा आइडिया है। तो हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ऊंचाई क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जलवायु क्या होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। ठीक है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जमे रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, इन्हें हिमानी कहा जाता है। अब हिमानी के बारे में हमने पढ़ा होगा, जो ऊंचे हिमशिखर होते हैं, इन हिमशिखर पर क्या होता है, लगातार ये पिघलते रहते हैं, और पिघलने के कारण इनसे क्या होती हैं, नदियां विस्फुटित होती हैं, नदियां निकलती हैं। और ये जो पर्वत होते हैं जिनसे नदियां निकलती हैं, इनको क्या बोलते हैं, हिमानी। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, कहाँ क्या है, समुद्र के भीतर है, तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, जहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिन्हें श्रृंखला कहते हैं। तो देखिए अब इसको समझते हैं। वलित पर्वत, हिमालय जो है वो क्या है, अपना वलित पर्वत है। देखो ये हिमालय का सेक्शन दिखा हुआ है, ये कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, भूपर्वत परपटी पर जो है ना वलय पड़े हुए हैं, मतलब ये ऊपर नीचे जो ढाल है ना, इनको बोलते हैं वलय, और वलय होने के कारण इनको क्या बोला जाता है, वलित पर्वत कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखला के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हिमालय कहाँ की है, एशिया की। आल्प्स कहाँ है, यूरोप में है, तथा एंडीज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। तो ये कहाँ की पर्वत श्रृंखला है, ये भारत की दक्षिण अमेरिका की और यूरोप की जो पर्वत श्रृंखलाएं, यहाँ की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार, इनकी विभिन्न भिन्नताएं होती हैं। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। जो बेसिकली पर्वत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। देखो अभी मैंने बात करी तो हिमालय क्या है, हिमालय वलित पर्वत है, उसमें वलय पड़े हुए हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है ना। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है, और उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, तथा इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। भ्रंशोत पर्वत का निर्माण कैसा होता है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, किसी एरिया का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हार्स्ट या नीचे धसे हुए खाड़ी को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र का उदाहरण है। अब ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर उठे हुए खंड को क्या कहते हैं, उत्खंड यानी हार्स्ट कहते हैं। नीचे धसे हुए को द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस पर्वत तंत्र के उदाहरण है। कौन कौन से, यूरोप का राइन घाटी और वासजेस पर्वत का पर्वतन, इस तरह के पर्वत का क्या है, राइन घाटी और वासजेस जो है यूरोप का इस तरीके का पर्वतन का उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ अन्य उदाहरणों का पता लगाइए। देखिए उत्खंड और द्रोणिका कैसी होती है, जिसे बहुत बड़ा भाग टूट गया, देखिए एक पूरा सेक्शन रहा होगा, ये सेक्शन क्या हुआ, टूटा, तो टूटने में क्या हुआ, कुछ हिस्सा जो था वो अपनी जगह पे रहा या ऊपर की तरफ निकल गया, और जो कुछ धसा वो नीचे की तरफ आ गया। तो जो हिस्से ऊपर की तरह उत्खंड होते हैं उनको उत्खंड बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ धस जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, द्रोणिका। तो इस तरीके से जो पर्वत बनते हैं, मतलब जो इस तरीके के जो पर्वत बन रहे हैं, इन पर्वतों को क्या बोलते हैं, भ्रंशोत पर्वत। कौन से पर्वत बोलते हैं, भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत कौन से होते हैं, जिनमें उत्खंड और द्रोणिका होती है। हमने एक एग्जांपल लिया था यूरोप का राइन घाटी और वासजेस पर्वत जो है वो किसके उदाहरण है, इसी चीज के, भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। आपने गाना सुना होगा किलिमंजारो, तो बस वही है, या ये जो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत का उदाहरण है। ये किससे बने हुए हैं, ज्वालामुखी फटने से बने हुए हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं। बहुत ही नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वत के जल का उपयोग सिंचाई
सिंचाई तथा पानी पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों के अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग जो है वो पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हों? तो ये चीज़ एक बार आपको देखनी है, सोचनी है, जहां पर क्या होते हैं ये खेल खेले जाते हैं। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग। तो ये जो पूरा किस एरिया में होता है जहां पर क्या होती हैं, हिमानी से जो नदियां निकल रही होती हैं वो थोड़ा सा उथली होती हैं, और उथली होने के कारण इन पर क्या होती है, राफ्टिंग हो जाती है। जैसे अगर आप जाएंगे हिमाचल के क्षेत्र या फिर किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे जहां पर ये मतलब जो आपको एरिया मिलते हैं वहां पर ये सारी चीज़ें आसानी से होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है भाई? देखो ये अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण हुआ। नीचे क्या है, जैसे जैसे अपने पृथ्वी पर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो नीचे की तरफ क्या होता है, टेम्परेचर अंदर क्रोड़ का होने के कारण हम जितना नीचे बढ़ते जाएंगे वहाँ पे गहराई पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और हम ये जानते हैं कि जो अपना क्रोड़ है उस क्रोड़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर जो भी मतलब धातुएँ हैं वो मेल्ट अवस्था में है और बहुत ज़्यादा पिघला हुआ है। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण इंटरनल से जो एरिया है वो धरती के अंदर का वो आज भी गर्म है, और गर्म होने के कारण क्या हो रहा है, वो रोटेट होता रहता है, अंदर पिघली अवस्था में होता है। अब इस अवस्था में जब पृथ्वी अपना रोटेशन करती रहती है तब किसी किसी स्थान पर जब ये जो एरिया है वो गर्म होने के कारण वहां से क्या होता है, निकलने की कोशिश करता है, और जो कमजोर हिस्से होते हैं वहां से ये चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे निकलने लगती हैं। और ये धीरे 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 क्या होता है, ये बढ़ता जाता है, और एक समय के बाद ये क्या होता है, इसे फूट जाता है, और बहुत तेजी से जो है अंदर का जो लावा है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस लावे में वो सारे के सारे क्या होते हैं, बाहर की तरफ आते हैं। इस लावा में क्या होता है, बहुत सारी राख होती है, जो भाप होती है, गैस युक्त घने बादल होते हैं, किनारों पर निकलने वाली पिघली चट्टानों का इससे लावा बन जाता है, और उसमें बहुत सारी धातुएं भी निकल जाती हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी निकलती हैं, पर इसे पिघलने में काफ़ी समय लगता है। हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत पुराने समय से इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल रही है। हमारी धरती भी पहले क्या थी, गर्म थी, और धीरे धीरे पिघलकर ठंडी होना शुरू हुई। ठंडी होने के बाद फिर अपने जीवन बनना शुरू हुआ। फिर ये XYZ बहुत लंबी कहानी है, इनको हम कभी और विस्तृत में देखेंगे आगे के चैप्टरों में। जब हम इसमें पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के जनन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम पृथ्वी के इन पूरे सेक्शनों को पढ़ेंगे। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आकाशगंगाओं के बारे में, पृथ्वी के उत्पत्ति के जो कारक हैं उनके बारे में। बट अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस पर बेसिकली हम ज्वालामुखी पर्वत की बात कर रहे हैं। तो ये जो ज्वालामुखी पर्वत है, जिसमें हमने बताया कि अफ्रीका का किलिमंजारो जो पर्वत है वो इसी का एक एग्जाम्पल है। मतलब वहां से एक ज्वालामुखी फूटा होगा, और फूटने के बाद वो एरिया क्या हो गया होगा, कुछ इस तरीके का शेप लेकर लिया होगा, और फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, जमना शुरू हुआ, और एक समय बाद वो क्या हो गया, एक खूबसूरत सा पहाड़ बन गया। इस खेल का नाम बताइए। देखिए एक खेल है, इसका नाम बताइए, ठीक है। इसको अगर आप नाम बताएंगे तो मुझे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पठार के बारे में पढ़ते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। मतलब क्या होता है, जो कुछ ऊंचे क्षेत्र होते हैं लेकिन सपाट होते हैं, ऊंचे होते हैं पर क्या होते हैं, सपाट होते हैं, पठार कहलाते हैं। पर्वत क्या होते हैं, जो पूरी तरीके से उठे होते हैं, जमीन से इनकी ऊंचाई होती है, ऊपर का एरिया जो होता है वो शंक्वाकार होता है, वो पर्वत कहलाते हैं। पर पर्वत के बाद आती है पठार की बारी। तो पठार क्या होते हैं, ऊंचे तो होते हैं पर क्या होते हैं, सपाट होते हैं ना। जो सपाट क्षेत्र होते हैं वो पर्वत के बाद पठार कहलाते हैं। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है ना। क्या बोला मैंने अभी, सपाट होता है। तो ऊंचा तो होता है, जमीन से क्या होता है, ऊंचा होता है, बट कैसा होता है, सपाट होता है ना, थोड़ा सा सपाट एरिया होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पठारों की तरह पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई
ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। मतलब पठार की ऊंचाई कितनी है? 4000 से 6000 मीटर तक की है। और यहाँ के इतनी ऊंचाई पे पठार हुए तो सोचिए आपके यहाँ के पर्वतों की ऊंचाई क्या होगी। इसीलिए यहाँ पर अपने को क्या मिलता है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। ठीक है, मैंने अभी भी बोला था आपको, बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर क्या है, सबसे पहले चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? अब ये नया एक और जोड़ दिया मैंने, सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन था? इससे पहले वाले हमने अध्याय में पढ़ा हुआ है। कब चढ़ा था? मई के महीने में चढ़ा था, मैंने आपको बताया था। और कौन था वो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और कितनी उसकी ऊंचाई है इसकी, वो आप बताइएगा, है ना, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और उस पर सबसे पहली बार चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम विथ डेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व में बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। आपने अगर कई मूवियां देखी होंगी तो जितने भी सोने का जो और हीरे का जो क्षेत्र है बताया जाता है वो कहाँ का होता है? अफ्रीका। अब रीजन क्या है अफ्रीका में सोना और हीरा होने का? तो देखो भाई, एक छोटा सा रीजन है, जो हमारी पृथ्वी है, हमारा जो सूर्य है, वो क्या होता है, इसी 3 रेखाओं के बीच में घूमता रहता है। मतलब ये विश्व रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन मकर रेखा कर्क रेखा के बीच में ही इसका क्या होता है? आना जाना लगा रहता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? ये गर्म क्षेत्र होता है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सोने के, हीरे के लिए हमें एक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो जगह उस टेम्परेचर को बेयर कर लेती है, और वहीं पे क्या जनरेट होते हैं? हीरे। तो भाई लोगों, अगर आपको भी हीरा बनना है तो थोड़ा टेम्परेचर सहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हीरा बनिए, सोना बनिए, जो मर्जी आए बनिए, लेकिन इतनी जो समझ वो है उसको सहना पड़ेगा। इस जो गर्मी है ना वो सहना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा? अफ्रीका। यहाँ पे क्या होता है? तीनों रेखाएं गुजरती हैं, टेम्परेचर अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर सोना और हीरे की खदानें ज्यादा है और खनन किया जाता है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। हमारा छोटा नागपुर का पठार भारत में कहां पर है भाई? ये है झारखंड में। ठीक है, अब ये नागपुर बोलने से नागपुर नहीं हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार कहां पर है? झारखंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बहुत सारे भंडार, लोहा, कोयला, मैग्नीज के पठार जो है वो हमें के भंडार जो है वो कहाँ में मिलते हैं? हमें छोटे नागपुर के पठार में मिलते हैं। पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। अब जो पठार है उनमें सीधी सी बात है, क्या है, चौड़े टेबल के जैसे होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, पर यहाँ पे जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है। कौन कौन से? छोटा नागपुर के पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडूरू, किस पर? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडूरू जलप्रपात तथा कर्नाटक का जोग जलप्रपात। कर्नाटक में एक और है, कावेरी नदी पर है, उसको उसका आंसर बताइएगा ढूंढकर। तो कर्नाटक का जोग जलप्रपात जो ऊंचा है, उसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात जो है, ये ऊंचे पठार हैं और इनका ये किस पर है? छोटा नागपुर के पठार पर है, और दोनों के दोनों जो है वो बहुत ऊंचे हैं, इसलिए इस प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है ये पठारों के। चलिए, पर्वत के बाद आते हैं पठार, पठार के बाद आगे बढ़ते हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। भाई अब ये जो लावा है, लावा अंदर से निकलता है, और जो मिट्टी अच्छी है वो कहाँ है? अंदर है, जमीन के। और काली मिट्टी की इसमें प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ होती है, खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं मैदानों पर। मैदान समतल भूमि पर बड़े भाग होते हैं जो सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं और कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं, और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। तो देखो, घाटियों से क्या होता है? निक्षेपण होता रहता है। निक्षेपण होने के कारण क्या होता है? एक समय बाद मैदानों का निर्माण हो जाता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। गंगा के मैदान बहुत लोग, सभी दुनिया भर के लोग जानते हैं। इसके अलावा जो चीन का यांगत्से नदी और जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इनके मैदान बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। मैदान मनुष्यों
के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है भाई, जहाँ नदी होंगी वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें उगाई जा सकती होंगी, इसीलिए वहाँ पे लोगों की जनसंख्या अधिक होगी। इसीलिए हमारा जो बिहार का क्षेत्र है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होने का कारण क्या है, यहाँ से गंगा नदी और यमुना नदी निकली हुई है और इनके आसपास का क्षेत्र उपजाऊ था और उपजाऊ होने के कारण ही इसके आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहना शुरू करी और धीरे धीरे यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ता चला गया। तो मैं जो बात कर रहा था कि मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है और यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकान के बनाने और तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है और भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जो अभी मैंने कहा। स्थल रूप एवं लोग। अब भाई आगे बढ़ते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। देखिए कितना सुंदर रमणीय दृश्य है कि स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें जो है वो उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों में रहने वाले लोगों में रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? जैसे ऊंचाई पर रहने वाले लोग जो होते हैं वो मेहनती होते हैं, थोड़े से कम हाइट के होते हैं। पर जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों की हाइट थोड़ा ज़्यादा होती है पर्वतीय क्षेत्रों से। कारण क्या है? उनका जो शरीर है वो गठीला होता है और उस तरीके का बना होता, मतलब समय और क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर के कारण ये चीजें सेल्फ ही जनरेट होती हैं हमारे अंदर। तो मतलब ये इन चीज़ों की इशू जो है वो आप इनको बताइएगा, कुछ अंतर जो आपको पता चले। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ कभी बहुत विनाश कर देते हैं। इनमें आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थलों का उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। स्वच्छ भारत मिशन स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर में एक बहुत अच्छी बात है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जो हम और आप मिलकर चला रहे हैं। देखिए आज हम अगर देखें तो ये जो वर्तमान समय की सरकार है, इसके द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन लाया गया है, इससे पूरे हमारे इंडिया का जो एक रूप है उसमें काफ़ी चेंजेस आया है। जहाँ तहाँ जो गंदगी फैली हुई थी, उन गंदगी को आज लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि उन्हें उस गंदगी को जो होती है उनके निजी, आज जो डेली यूज में जो चीजें होती हैं जिन्हें यहाँ वहाँ तितर बितर फेंक देते थे, आज उनको एक संयमता और शालीनता के साथ उसे उचित जगह तक पहुँचाया जाता है उचित माध्यम के द्वारा। मतलब घर से अगर कचरा निकलता है तो भाई वो निकलेगा, अगर उसे निकलने के बाद अगर आप जहाँ तहाँ फेंकेंगे तो बीमारियाँ फैलेंगी। पर आज हम आप इतने अवेयर हैं और इस माध्यम से मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया करूँगा कि बहुत अच्छे कार्य और इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ दे रहे हैं, मिलकर चल रहे हैं। कि ये जो गंदगी है घर से निकलती है और इस कचरा गाड़ी में जाती है, कचरा गाड़ी उसको किसी माध्यम से किसी अन्य तक पहुंचाता है और फिर वो डिस्पोजल होने के लिए सही माध्यम से सही जगह पहुंचता है, जिससे हमारे आस पड़ोस में होने वाली जो गंदगी है वो गंदगी की जगह एक अच्छे वातावरण में कन्वर्ट हो जाती है। एक छोटा सा प्रदूषित नदी का वातावरण देखिए कितना वाहियात और कितना घटिया है, कारण हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी। हम अगर इस गंदगी को नहीं फैलाते तो ये दिन इस नदी के साथ कभी नहीं आता। तो आज जो सिनेरियो बन गया है और इससे हमने जो सीखा है, आज ये ऐसी स्थिति बहुत कम हो गई है और कहें तो ना के बराबर हो गई है। हम और आपने अपनी तरफ से जो योगदान दिया है अपने भारत के लिए वो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है और इस प्रकार की गंदगी को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए भारत सरकार भी समय समय पर नए नए जो कार्यक्रम है चला रही है और हम भी इतने आगे सक्षम हो चुके हैं कि इन सब चीज़ों को धीरे धीरे समाप्त करने पर चल रहे हैं।
आइए कुछ चित्र देखते हैं। चित्र संख्या 1 से 10 को ध्यान से देखिए और प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। देखिए ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसे कर सकते हैं, मज़ेदार चीज़ें हैं। और एक चित्र संख्या 1, 2 तथा 7 में दिखाए गए स्थल रूपों के नाम बताइए। चित्र संख्या 9 में दिखाए गए स्थल रूपों का उपयोग किस कार्य में लिया गया होगा। चित्र संख्या 3, 6, 8 तथा 9 में आपको कौन कौन सी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो देखो भाई सीधी सी बात है, इनके कौन कौन सी जगह के हैं। देखो ये तो अभी अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये क्या चीज़ थी जिसमें नौका रेस होती है ना। ये क्या था, केरल का एक वो था मतलब वहाँ की एक प्रतियोगिता थी, उस प्रतियोगिता का नाम बताइए आप लोग। दूसरा ये देखिए ये बीच है, अब ये शायद कहाँ का बीच है, मेरियाना बीच मुझे लग रहा है। अब इसके अलावा अगर ये और कहीं का है तो मुझे आइडिया नहीं, आप बताइए कमेंट करके। ये राजस्थान का एरिया है, आई थिंक ये राजस्थान के इलाके हैं। आगे बढ़ते हैं, डिजर्ट एरिया हैं। फिर ये जो है ये कहाँ का एरिया है, इसको आप बताइए, मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा ये जो एरिया हैं देखिए कितने सुंदर एरिया हैं, इन सभी के नाम बताइएगा। नाम बता के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्या कहाँ के क्षेत्र हैं। फिर हम इस पर चर्चा करके इसको सॉल्व आउट करेंगे और मज़े से पढ़ेंगे। दोस्तों ये राफ्टिंग का है, सभी चीज़ों पर, इन सभी चीज़ों में चित्र संख्या 4 और 5 में किस प्रकार घर दिखाई दे रहे हैं। चित्र संख्या 3 से 8 में दिखाई गई जल क्रीड़ाओं के बारे में बताइए। चित्र संख्या 1 तथा 10 में दिखाए जाने वाले परिवहन साधनों के बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा टाइम पास है। अगर इसे आप आपस में बैठ के कुछ दोस्तों के मित्रों के साथ करते हैं तो ये एक अच्छा है। देखिए इस तरीके के घर जो है पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं, उनका कारण क्या है कि वहाँ पर समतल भूमि नहीं होती है, इसलिए उन जगह पर जहाँ पर ये पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो थोड़ा बहुत समतल होता है उसी एरिया को यूटिलाइज करते हैं बाय हुक बाय कुक। तो दोस्तों ये एक छोटा सा माध्यम था आप तक पहुंचने का, हमारे द्वारा इसका कार्यक्रम को बढ़ाने का। एनसीईआरटी की जो क्लासेस हैं इनका बेसिक इंटेंशन है कि हम पहले प्राथमिक नॉलेज लें, जानकारी लें, तभी तो हम किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है, हम ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, पर हम सही तरीके से और सही माध्यम से चलेंगे और अपने इन पूरे चैप्टरों को कंप्लीट करते हुए एक बेसिक नॉलेज को तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि जो आखिरी रास्ता हम पर आएगा पहुंचने का, उस समय हमें ये हर एक बात पता होगी जो एक छोटे से बच्चे को पता होनी चाहिए, एक हमें पता होनी चाहिए और एक वरिष्ठ को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कार्यक्रम लगातार जारी है, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस पूरे चैप्टर में हमने स्थलाकृतियों को पढ़ा, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, पर्वत, ज्वालामुखी और बहुत सारी चीजें पढ़ी। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था एक बार फिर पूछता हूं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या थी और उस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जब तक मेरे पास अगली क्लास का मटेरियल नहीं है, मैं तब तक आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।